जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें महाजनपद युग की चर्चा करेंगे। आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें महाजनपद युग ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। महाजनपदों की कुल संख्या थी 16। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि महाजनपद की राजधानी क्या थी, उसके प्रमुख शासक कौन थे, या फिर उनसे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं जो पेपर में बन सकते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में पूरा डिस्कशन किया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो उसे इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। यहाँ पर दिया है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में तब्दील हुए। देखिए महाजनपद का निर्माण कब होता है, ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी जो है, यहीं से जो जनपद थे ये महाजनपद में परिवर्तित हो गए। अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें से 10 गंगा नदी घाटी में और 6 नदी घाटी के बाहर थे। तो देखिए आपको ये भी याद रखना है कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इसमें कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है, जिसमें से 10 गंगा घाटी में है और जो 6 है ये गंगा घाटी से बाहर हैं। और आगे यहाँ पर दिया गया संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में 16 जनपदों को आंशिक रूप से दोहराया गया है। महावस्तु में गंधार की जगह शिव और कंपोज की जगह दसार्ड का उल्लेख हुआ है। शेष 14 जनपद वही है जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में वर्णित है। देखिए अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार संस्कृत का एक ग्रंथ है महावस्तु, इसमें भी 16 महाजनपद के बारे में बताया गया, लेकिन 2 महाजनपद अलग है। जो गांधार था अंगुत्तर निकाय में, उसकी जगह पर यहाँ पर शिव रखा गया, और जो कंबोज था उसकी जगह पर यहाँ दसार्ड को स्थान दिया गया। आगे दिया चुल्ल निर्देश में 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग जोड़ दिया गया। देखिए एक और ग्रंथ है चुल्ल निर्देश, इसमें क्या किया गया, इसमें कलिंग को जोड़ दिया गया तथा गांधार के स्थान पर यून का उल्लेख किया गया। देखिए जो गांधार है इसके स्थान पर यून को रखा गया। तो ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस ग्रंथ के अनुसार किस जनपद को रिप्लेस किया गया। तमिल ग्रंथ शिलाधिकारम में 3 महाजनपद मगध, वत्स एवं अवंती का उल्लेख हुआ है। देखिए शिलाधिकारम ये तमिल ग्रंथ है, इसमें 3 महाजनपद के बारे में बताया गया, मगध, वत्स और अवंती। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 40 जनपदों का उल्लेख है, जिसमें 22 जनपदों को विशेष रूप से दिखाया गया। देखिए जो पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा है अष्टाध्यायी, तो कई बार तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन जाता है अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, पाणिनि ने की है। अब इसमें 40 जनपदों का उल्लेख किया गया, जिसमें से 22 जनपदों को प्रमुख रूप से दिखाया गया, इनको विशेष दर्जा दिया गया। आगे यहाँ पर दिया सिंधु, अस्मक, कंबोज, भारत, आगे वैधेय, वृजी, कलिंग एवं प्राच्य जनपद कहलाने वाले राज्य आदि का उल्लेख अष्टाध्यायी में हुआ है। तो देखिए अष्टाध्यायी में यहाँ पे कुछ विशेष जनपदों का नाम दिया गया, बताया गया कि इनका उल्लेख किया गया। महाभारत में 250 जनपदों का उल्लेख है। देखिए जहां पर अष्टाध्यायी में 40 जनपदों को दर्शाया गया, वहीं पर महाभारत में 250 जनपदों का उल्लेख किया गया।
षोडश महाजनपदों में 14 राजतंत्रात्मक और 2 गणतंत्रात्मक, ये दो कौन से, वज्जी और मल्ल, ये दो ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्रात्मक थे। जैसे अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं भारत एक गणतंत्र राज्य है ना। अब देखिए राजतंत्र का मतलब यहाँ पर राजाओं का शासन चलता है और गणतंत्र का मतलब यहाँ पर जनता का शासन चलता है। तो षोडश जो है इसमें जो महाजनपद इसमें दिखाया गया, इसमें 14 राजतंत्रात्मक है और जबकि 2 गणतंत्रात्मक है। राजतंत्रात्मक में भी 4 सर्वाधिक शक्तिशाली थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। देखिए इसमें जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है कौन है, मगध है ना, कौशल है, वत्स है और अवंती है। महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये महाजनपद देखिए काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन तथा चेदी, ये 8 महाजनपद ऐसे जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश में पड़ते थे। मतलब उत्तर प्रदेश का प्राचीन काल में बहुत ज्यादा महत्व था। आगे यहाँ पर दिया हुआ है उत्तरी बिहार का जो वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिला है, ये अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इनकी राजधानी चंपा थी। देखिए अंग की राजधानी चंपा है, अभी आगे हम लोग विस्तार से और पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है जो बिहार का भागलपुर है और मुंगेर है ये इसी के अंतर्गत थे। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। देखिए अंग का जो प्राचीन नाम है इसका नाम है मालिनी। बुद्ध के समय में भारत के 6 महानगरों में चंपा भी शामिल थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं, चंपा, साकेत, श्रीवस्ती, कौशाम्बी, राजगिरी और वाराणसी। देखिए जो महापरिनिर्वाण सूत्र लिखा गया है इसमें 6 महानगरों का उल्लेख है, यहाँ पर इनके नाम दिए गए। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर का निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। तो ये प्रश्न भी याद रखिएगा, चंपा नगर का निर्माण किसने किया है, ये निर्माण किया वास्तुकार महागोविंद ने। आगे वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। स्तुत निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए और आगे दिया गया वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। तो बुद्ध काल में सबसे बड़ा गणराज्य कौन है, वैशाली, और ये सबसे शक्तिशाली भी होता था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज मतलब राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये बुद्ध काल से जोड़कर दिखाया जा रहा है कि जो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश है कौन है, बृहद्रथ है ना। और इस वंश का जो पहला राजा था ये जरासंध था। ये कौन था, ये बृहदत्त का पुत्र था, जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बाणभट्ट के हर्ष रचित में मौर्यकालीन शासक बृहद्रथ का उल्लेख किया गया है। उत्खननों के आधार पर पता चला है कि प्राचीन श्रीवस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत से दीक्षित किया था। देखिए उदयन का नाम कई बार देखने के लिए मिलता है, तो इसको दीक्षा किसने दिया था, पिंडोला ने दिया था, जो कि बौद्ध भिक्षु था। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। तो जो भारत की प्राचीनतम सिक्के हैं इन्हें क्या नाम दिया जाता था, पंचमार्क या फिर आहत सिक्का। ये चांदी के बने होते थे। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते थे। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकते हैं कि पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के किस काल से संबंधित है, तो ये मौर्य काल से संबंधित है। अब यहाँ पर दिया गया देखिए महाजनपद एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो कुल महाजनपदों की संख्या 16 है, एक एक करके देखते हैं। देखिए अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा, जिसका कि प्राचीन नाम मालिनी है, अभी हम लोगों ने पीछे देखा है। इसका जो क्षेत्र है ये आधुनिक भागलपुर मुंगेर, ये बिहार का क्षेत्र है। प्रमुख नाम देखिए चंपा, प्रमुख नगर की बात है, यहाँ पे बंदरगाह चंपा हुआ करता था। अश्वपुर, भद्रिका, ये सब प्रमुख नगर थे। इसका शासक बिंबिसार के समय यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित कर अंग को मगध में मिला लिया था। तो ये भी याद रखिएगा, अंग को मगध में किसने मिलाया था, ये बिंबिसार ने मिलाया था। आगे यहाँ पर दिया गया अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी या फिर माहिष्मती, यहाँ पे 2 राजधानी देखने के लिए मिलती है। ये क्षेत्र उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी तक, जो कि मध्य प्रदेश में। शासक महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक चंड प्रद्योत था। प्रमुख नगर कुरारगढ़, मक्करगढ़ और सुदर्शनपुर हुआ करता था। पुराणों के अनुसार अवंती के संस्थापक हैय वंश के लोग थे। और आगे यहाँ पर क्या दिया है, बिंबिसार ने वैध जीवक को चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था। आगे दिया अवंती महाजनपद के 2 भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी की राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी
महिष्मति हुआ करती थी। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, तो ये भी याद रखना है। ऐसे कई जब भी पेपर में क्वेश्चन बनता है कि अवंती की राजधानी क्या है, तो वहां पर उज्जैनी विकल्प देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया वत्स। वत्स के बारे में बताया गया, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वर्तमान इलाहाबाद व बांदा का जिला जो है वो कौशाम्बी में आता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी नाम से भी एक अलग से जिला है। इसका क्षेत्र इलाहाबाद एवं मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में है ना। यहाँ के शासक गौतम बुद्ध एवं बिंबिसार के समकालीन उदयित यहाँ का पहला शासक था। आगे है उदयन के साथ, यहाँ पे उदयन न होगा, यहाँ पे त लिख दिया गया, माफ कीजिएगा। उदयन के साथ चंड प्रद्योत एवं अजात शत्रु का संघर्ष रहा था। चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन के साथ किया था। तो वासदत्ता ये कौन थी? चंड प्रद्योत की पुत्री थी, जिसका विवाह उदयन के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया और अंतिम रूप से शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिला दिया था। देखिए अवंती भी कहाँ पर मिल गया, ये अंतिम रूप से मगध में मिल चुका है। आगे यहाँ पर दिया अस्मक। अस्मक की राजधानी है पोटल या फिर पैथान, जिसका प्राचीन नाम प्रतिष्ठान हुआ करता था। यह क्षेत्र का है नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य का जो भाग है, वर्तमान आंध्र प्रदेश में यहाँ पर अस्मक होता था। स्थापना इसकी किसने किया था? इक्ष्वाकु वंश के राजा मूलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। तो अस्मक को याद रखिएगा, साउथ इंडिया में स्थित एकमात्र महाजनपद है। यहाँ के शासक प्रवर अरुण ने कलिंग पर विजय प्राप्त की एवं अपने राज्य में मिलाया था। आगे दिया कालांतर में अवंती ने अस्मक पर विजय प्राप्त कर लिया। बाद में अवंती ने अस्मक को हरा करके इसमें मतलब अपना अधिकार कर लिया था। आगे दिया काशी। काशी मतलब बनारस, वर्तमान का वाराणसी है ना। इसका जो क्षेत्र है वाराणसी का समीपवर्ती क्षेत्र था। इसकी स्थापना देखिए, काशी की का संस्थापक ध्रुवदास था। ये भी बिंदु याद रखना है, ध्रुवदास ने इसकी स्थापना की थी। काशी का शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु के समय ही काशी मगध का हिस्सा बना था। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जातक के अनुसार राजा दशरथ एवं राम काशी के राजा थे। देखिए राजा दशरथ एवं राजा राम ये कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। काशी वरुणा एवं अस्थि नदियों के किनारे बसा हुआ है। काशी सूती वस्त्र एवं अश्व व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? ब्रह्मदत्त। तो यहाँ से ये बिंदु याद रखना है कि ये सूती वस्त्र और व्यापार के लिए मतलब घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। आगे दिया कोसल। कोसल की राजधानी है श्रीवस्ती, जिसे कि कुशावस्ती वती या फिर अयोध्या नाम से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्र कहाँ पर है? आधुनिक अवध, मतलब जो फैजाबाद है, गोंडा है, बहराइच है, ये क्षेत्र है ना। ये सरयू नदी के किनारे स्थित है ना। इसके शासक बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक प्रसेनजित हुआ करता था। कोसल के प्रमुख नगर श्रीवस्ती, अयोध्या और साकेत थे। बुद्ध काल में कोसल के दो भाग हो गए। उत्तरी भाग की राजधानी श्रीवस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत हुआ करता था। और आगे यहाँ पर दिया है कुरु है ना। इसका जिक्र महाभारत में भी देखने के लिए मिलता है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी। बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक कौरव्य था। आगे दिया इसका उल्लेख महाभारत एवं अष्टाध्यायी में भी मिलता है। इसका जिक्र हम लोगों ने पहले ही किया है अभी। इस महाजनपद के अंदर मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र आता है। आगे दिया पांचाल। इसकी राजधानी अहिछत्र एवं काम्पिल्य है। यहाँ का शासक चुलामी ब्रह्मदत्त था। आगे यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों, आगे दिया इस महाजनपद के अंतर्गत बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद इत्यादि क्षेत्र आते हैं। इसका उल्लेख महाभारत और अष्टाध्यायी में भी देखने के लिए मिलता है। प्रारंभ में इसके दो भाग थे, उत्तरी पांचाल और इसके बाद दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी ये अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य हुआ करती थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण के चंबल नदी तथा पूर्व के कोसल तथा पश्चिम के कुरु जनपद तक लगती थी। आगे यहाँ पर और दिया दोस्तों सूरसेन। सूरसेन की जो राजधानी थी मथुरा थी। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन बने। यहाँ के शासक यदुवंशी भगवान कृष्ण थे। तो सूरसेन के शासक कौन थे? कृष्ण थे। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। यहाँ बुद्ध का समकालीन शासक अवंती पुत्र था। सूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। प्राचीन यूनानी लेखक ने इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। नेक्स्ट यहाँ पर और आगे दिया मल्ल। मल्ल की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कुशीनगर या फिर पावापुरी। यहाँ का शासक उक्काव था। आगे दिया यहाँ का शासन गणतंत्रात्मक था। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर रखा है। इस महाजनपद में ही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। उत्तर मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके दो भाग थे, एक की राजधानी पावा जिसे कि पडरौना कहते हैं तथा दूसरा कुशीनारा जो कि वर्तमान में कस्या है ये थी। आगे यहाँ पर दिया वज्जी।
वज्जी की जो राजधानी है ये मिथिला या वैशाली थी। यह 8 गणराज्यों का संघ था। इसमें विदेह, लिच्छवी तथा वज्जी प्रमुख थे। यहाँ पर प्रमुख शासक चेटक था। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि चेटक कहाँ का शासक था, वज्जी का शासक था। 8 राज्य विदेह, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञातक, कुंडाग्राम, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी दिया कि ये भी गणतंत्रात्मक शासन की इकाई थी। समस्त वज्जी संघ की स्थापना वैशाली की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी से विशाला ने किया था। आगे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंबोज के बारे में बताया गया। कंबोज की राजधानी हाटक थी। ये वैदिक युग में राजपुर हो गया, है ना। यहाँ पाकिस्तान का रावलपिंडी, पेशावर, काबुल घाटी का क्षेत्र शामिल था। यह क्षेत्र श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो जो कंबोज का क्षेत्र है श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत में यहाँ के 2 शासक चंद्रवर्मण और सुदक्षिण की चर्चा हुई है। आगे दिया चेदी। चेदी की राजधानी है सोत्थिवती, जिसे कि सुक्तिमती कहते हैं अभी, है ना। यहाँ महाभारत कालीन के राजा शिशुपाल राज किया करते थे तथा उनका वध भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा किया था। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड का यमुना नदी क्षेत्र शामिल है। और आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए गांधार की राजधानी है तक्षशिला, है ना। यहाँ का शासक बिंबिसार के समकालीन पुष्कर सरीन हुआ करता था, है ना। इसने मतलब आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी तक का क्षेत्र शामिल किया था। गांधार के शासक द्रुही वंशी थे। आगे दिया यह क्षेत्र ऊनी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। आगे दिया है मत्स्य की राजधानी है विराटनगर, है ना। राजस्थान का अलवर, जयपुर, भरतपुर इस क्षेत्र में शामिल था। आगे नेक्स्ट यहाँ पर दिया मगध की राजधानी गिरिवृष या फिर राजगिरी और राजगिरी हुआ करता था। आधुनिक बिहार का जो पटना और गया जिला ये इसमें शामिल था। तो दोस्तों ये कुल 16 महाजनपद रहे जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण, मतलब जो अरबों के आक्रमण से पहले विदेशी आक्रमण भारत पर होता है, ये किस प्रकार का था, इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।